हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, I have covered the objective parts of the revision test paper that has been released by the institute for the upcoming CA inter examination. So before going on to the questions, let us first understand that which study material is relevant for us. So before directly going on to solving the questions, let us first understand कि हम लोगों को कौन से एडिशन का मॉड्यूल रेफर करना है and also what are the additional updates or amendments after that particular edition of the module that are relevant for our examination purposes. Okay. So the first point that is to be understood is that the income tax law as amended by the Finance Act 25. So अभी जो लास्ट बजट आया है, जो 2026 बजट आया है, वो हम लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान रखना इनकम टैक्स के लिए कि कौन से अमेंडमेंट्स हम लोगों के लिए रेलेवेंट है। सो फाइनेंस एक्ट 2025 में जो सारे अमेंडमेंट्स आए हैं दैट विल बी रेलेवेंट फॉर अस। फाइनेंस बजट 2026 इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, including all the notification circulars up to 31st of October is applicable for May 26 examination. The assessment year will be AY 26-27. So the financial year will be 25-26. Now the July 25 edition is based on all the amendments that have been brought in by the Finance Act 2025, and they have also incorporated the circulars notifications that are issued up to 15th of July. उसके बाद से लेके अक्टूबर तक के अगर कोई रेलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं तो वो उन्होंने अलग से स्टैट्यूटरी अपडेट में कवर करके आप लोगों के लिए रिलीज किया है। I have already covered statutory update in a separate video. I'll be sharing the link with this video for your easy reference. So basically that is all what you need to study from the examination perspective. Always keep in mind amendments are very relevant, very much relevant from the examination perspective. ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 25 में जो जो चीजें स्पेसिफिकली चेंज हुई हैं वो आप लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, उस पर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस गो on the case scenario which has been given in the RTP. Mr. Roshan, aged 45 years, is employed as a finance manager, in XYZ Limited, Mumbai. ठीक है, during the financial year 25-26, he has received salary, DA, out of which 50% is forming part of retirement benefits, employer contribution to PF, that is 15% of basic salary. ठीक है, he owns a house property which is let out during the previous year 25-26. He has taken a loan for acquisition of his house and paid interest of 2.2 lakhs. ठीक है, let out property है। जब भी रीड कर रहे हैं क्वेश्चंस बहुत बारीकी से रीड करना है। ठीक है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपरली, बिकॉज एग्जाम में भी जब आप पढ़ोगे आपको एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग दैट क्वेश्चन, that time you should be paying attention to each and every information that is given and what all can be related to that point. जैसे मैंने हाईलाइट किया कि 15% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो पीएफ जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि 15% किस चीज का कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। ठीक है, ये तो हम सब हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कैसे कंपेयर करना है, तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग इसमें से बराबर वैल्यू उठा लेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स इज 7.5% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, एंड किसने पे किया है, देखो पेड बाय टेनेंट। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है कि पे किसने किया है, और अगर हमको डिडक्शन मिलना है तो 7.5% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं घाई गर्दी में, अगर म्यूनिसिपल वैल्यू और जीएबी अलग अलग आ रही है तो 7.5% गलती से जीएबी का निकाल देते हैं, वो ध्यान रखना है। ठीक है, रेंट रिपेयर एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर रोशन, मतलब ओनर ने रिपेयर एक्सपेंसेस पे किए हैं 9,000 रुपए के, बट अलग से तो हमको कोई रिपेयर का खर्चा मिलेगा नहीं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। अदर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर हाउस होल्ड एलईडी एंड रेफ्रिजरेटर 2017 में खरीदे थे, 56,000 में खरीदे थे, 15,000 में सेल किए हैं। ठीक है, एडवांस ऑफ 4 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम मिस्टर वनराज ऑन 1st of May 2025 अगेंस्ट सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 11 लाख। आपने 11 लाख में डील फिक्स की थी, उसके लिए 4 लाख का एडवांस लिया था, विच was being used by his father
for agricultural purposes during the last 2 years. So the land was used for agricultural purposes and 8 months. ठीक है. However, due to non-payment of balance amount, advance was forfeited. The same land was subsequently sold to Mr. Jain on 1st of December 2025 for 10,50,000. Land was purchased in 2006 for 1,50,000. ठीक है. Mr. Roshan purchased a new rural agricultural land. Purchase जो किया है वो rural agricultural land है on 10th of March 2026 for 9,50,000. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ मिला है इसको 40,500 का. ही पेड 75,000 एज प्रीमियम फॉर एलआईसी फॉर सेल्फ एंड स्पाउस एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख टू पीपीएफ. ठीक है जी. नाउ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है आपको उन्होंने फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इफ रिक्वायर्ड, इफ नॉट रिक्वायर्ड दैट विल बी डिस्कसिंग. रोशन wants to pay tax under default regime. Default regime मतलब new regime 115 BAC जो नए rates आए हैं which are lesser but there are deductions which are blocked, है ना. Based on the facts of the case and the scenario given above, choose the most appropriate answer to the following multiple choice questions. क्या क्या दिए हैं ऑप्शंस देखते हैं. What would be the amount chargeable to tax under head salaries for Mr. Roshan? चलो तो अब 3 components दिए थे हमको सैलरी के, बेसिक, डीए और पीएफ कंट्रीब्यूशन. तो बेसिक और डीए तो ऐसे टैक्सेबल हो जाएंगे हमारे, है ना. सो हमने रख लिया यहाँ पर हमारा बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 12 7,20,000, डीए 12,000 इंटू 12. नाउ पीएफ कंट्रीब्यूशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो पीएफ इज मैक्सिमम पीएफ आपको कितना अलाउड होता है टैक्स फ्री इज 12%. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए, राइट. सो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस बेसिक का 12%. तो हमारे केस में 60,000 हमारी बेसिक है मंथली, 12,000 में से 50% is forming part of retirement benefit. So 66,000 will be my eligible monthly salary for PF calculation, PF contribution. 66,000 into 12% और 12 महीना, तो साल भर का मेरा eligible contribution आ गया. And actual contribution is 15% of the basic salary, है ना. इसीलिए मैंने हाईलाइट की थी कि ये चीज ध्यान रखनी है. Now 15% of the basic salary minus 12% of the eligible salary is the additional amount that will become taxable and the head salary, है ना, over and above the allowable limit. So ये आपका हो गया gross salary. Now as he is paying tax under the default tax regime, you can claim deduction of 75,000 of standard deduction. Therefore your net taxable salary under the head salaries will be 801,960, which is the option number बी, है ना. सिंपल सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपका जो केस सिनेरियो है वो. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर द हैंड्स ऑफ एवाई 20 रोशन फॉर एवाई 26-27. तो सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन हमने ले लिया. अब देखो एडवांस फॉरफिट हुआ है. जो एडवांस फॉरफिट हुआ है वो 2014 1 अप्रैल 2014 के बाद हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है. ठीक है. दूसरी बात, हम लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं देंगे बिकॉज 23 जुलाई 2024 के बाद का ट्रांसफर है. सो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी रिमूव्ड. सो आपका सिंपल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट करके आपने गेन निकाल लिया. अब आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, so you can check whether the conditions of 54B are being fulfilled. So in the question it can be clearly observed that conditions of 54B are being fulfilled. The investment has been done in the concerned time limit. जो specific time limit है हमारे पास उसमें किया है. The land should be used for a specified period for agricultural purposes. All those conditions are being fulfilled. And the gain has been invested in an agricultural land. तो वो बेच के, अर्बन बेच के आप भले रूरल में इन्वेस्ट करो या अर्बन में इन्वेस्ट करो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा. तो you can claim the deduction maximum up to gain obviously. So your gain will become 0. Therefore your gain is now not charged. There is no gain chargeable to tax. अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों को जब आप कोई भी कैलकुलेशन, अभी इसमें तो चलो गेन कैलकुलेशन नहीं है, बट इफ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने पढ़े हैं चैप्टर्स, देन देयर इज अ रिलैक्सेशन गिवन टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉर sale of property which was purchased prior to the 23rd of July 2024 but sold after 23rd of July 2024, right. तो वहां पर अगर हमारा केस फिट हो रहा है बेसिस ऑन द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन दैट सेक्शन, तो आपको टैक्स कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है कि विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन दोनों कैलकुलेट करना है. और अगर पुराने में टैक्स कम आ रहा है
तो पुराने में के हिसाब से आप टैक्स लगाओगे, मतलब विद इंडेक्सेशन 20%, बट दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। नाउ इस केस में हम उसमें नहीं जा रहे हैं वेदर दैट कंडीशन विल बी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास गेन ही नहीं है, बट जस्ट गिविंग यू एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको कैपिटल गेन कैलकुलेशन के ऊपर कोई चीज आती है, प्लीज मेक श्योर यू चेक दैट कंडीशन एंड देन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द टैक्स, ठीक है। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोशन, सिंपल सा है, टोटल इनकम में सैलरी तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाउस प्रॉपर्टी, अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, you will consider whichever is higher and that will be compared to the standard rent. So maximum आप standard rent तक आप consider कर सकते हो, which will be again compared with the actual rent whichever is higher. So 1,80,000 will be your gross annual value GAV. Now GAV में से आप आपका जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो माइनस करोगे। तो म्यूनिसिपल टैक्स क्यों हमारे पास डिडक्शन हमको नहीं मिल रहा है, बिकॉज द अमाउंट हैज बीन पेड बाय द टेनेंट, राइट, तो ओनर ने पे नहीं किया है, तो यू कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन। सो दिस इज योर 1,80,000 इज योर नेट एनुअल वैल्यू। नाउ एनएवी में से आपको दो डिडक्शंस अलाउड होते हैं, 24A 24B। 24A इज 30% ऑफ द एनएवी, दैट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 1,80,000 का 30% एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यू कैन क्लेम। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। सो हमारे केस में हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी है, दो वी आर अंडर डिफॉल्ट रेजिम, वी कैन क्लेम द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नहीं मिलेगा बट लेट आउट प्रॉपर्टी पे डिडक्शन मिल जाएगा। 2,20,000 का डिडक्शन है हमारा, 30% माइनस करके जो अमाउंट आता है दैट इज 1,26,000 माइनस 2,20,000। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई निल। लेकिन ये जो नेगेटिव अमाउंट हमारा आ रहा है, क्या हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? नो। So as per the default regime, loss under the head house property cannot be set off against any other head of income, है ना। तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल विल बी निल, लेकिन वो लॉस में सैलरी से या किसी भी दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। कैपिटल गेन अगेन निल एज वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ना ये जो चीज है ये भूलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगेन एज आई मेंशन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जब हमने एडवांस फोरफिटेड के बारे में बात करी, मैंने कैपिटल गेन में आपको बताया क्योंकि एडवांस is forfeited after 1st of April 2014, you are not adjusting the cost of acquisition, लेकिन फिर उसका ट्रीटमेंट जाएगा कहां पर, तो वो आपका अदर सोर्सेज में क्या हो जाता है, टैक्सेबल, है ना। तो 4 लाख का जो एडवांस हमारा फोरफिट हुआ है वो हमारा एडवांस विल बिकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो हमने उसको ऐड कर लिया, तो हमारी टोटल इनकम आ गई 12,01,960। ओके, now what will be the tax liability? Very easy but a very good question. 12 लाख तक आपको रिबेट है, if you remember, if all the income is taxable as per the slab rate of 115 BAC, then आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। 12 लाख तक आपको आप रिबेट क्लेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी 12 लाख से एकदम माइनर इंक्रीज हुई है इनकम, तो मैक्सिमम योर टैक्स कैन बी द इंक्रीज इन इनकम, है ना। इनकम इंक्रीज से ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, मार्जिनल रिलीफ विल किक इन। सो व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड? तो फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव कैलकुलेटेड द टैक्स एज पर स्लैब्स ऑन द एक्चुअल इनकम, ठीक है। तो अगर 12 लाख के ऊपर चला गया तो रिबेट से तो आप बाहर हो गए हो, तो टैक्स पूरा 4 लाख से कैलकुलेट होगा, है ना। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 4 लाख, तो 0 to 4 lakh nil, 4 to 8 lakh 5, 8 to 12 lakh 10%, more than 12 lakh up to 16 lakh 15%, like that. Considering the slabs, I have calculated the tax, ठीक है। Now if the income was 12 lakh, मार्जिन रिलीफ ऐसे निकालते हो आप कि 12 लाख पे कितना टैक्स था, जितना हमारी एक्चुअल इनकम है उस पे कितना टैक्स है, डिफरेंस इन द टैक्स, डिफरेंस इन द इनकम, बराबर। तो 12 लाख अगर एग्जैक्ट मेरी इनकम होती तो मेरा टैक्स कितना होता, निल, क्योंकि मुझे रिबेट मिल जाती, बराबर। सो नाउ इफ यू सी माय टैक्स हैज इंक्रीज्ड बाय अराउंड 60,000, जबकि मेरी इनकम बढ़ी है सिर्फ 1,960 से, बिकॉज माय इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन द इंक्रीज इन टैक्स। मेरा जो टैक्स बढ़ा वो काफी सब्सटैंशियल बढ़ गया। मैक्सिमम टैक्स आई विल पे इज द डिफरेंशियल इनकम, मतलब 1,960 will be the tax that I will have to pay
और ऑब्वियसली उस पर सेस लगाया जाएगा, तो 2040 का मेरा टैक्स लायबिलिटी आई हैव टू पे, है ना, सिंपल है। बट कीप इन माइंड वेन एवर इनकम इज नियर टू 12 लाख, अगर आपकी इनकम आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है वो 12 लाख के आसपास है, प्लीज मेक श्योर यू कैलकुलेट द मार्जिनल रिलीफ एज वेल बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू द कंक्लूजन, है ना। चलो नाउ आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोशन फॉर 26-27 इफ ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट रेजिम। तो ठीक है, हम हमारा ओल्ड रेजिम के हिसाब से अगर इनकम निकालते हैं तो सैलरी बेसिक तो पूरा सेम रहेगा ग्रॉस सैलरी तक, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन विल बी ओनली ऑफ 50,000। तो जो यहाँ पर मेरे को 75,000 का डिडक्शन मिल रहा था वो 50 तक का ही मिलेगा। सो माई इनकम विल इंक्रीज बाय 25,000 फॉर द ओल्ड रेजिम। हाउस प्रॉपर्टी में मेरा फायदा है बिकॉज मैं लॉस सेट ऑफ कर सकती हूँ, है ना, जो लॉस मुझे उधर लैप्स हो गया था ऊपर वो मैं यहाँ पर सेट ऑफ कर सकती हूँ ओल्ड रेजिम में। सो आई कैन सेट ऑफ माई हाउस प्रॉपर्टी लॉस विद सैलरी इनकम, दैट इज मैक्सिमम अप टू 2 lakhs, बट यहाँ पर इस केस में हम 2 लाख के अंदर है तो कोई लोड की बात नहीं है। अदर सोर्सेस तो ऑलरेडी हमको था ही, 4 लाख सेम रहेगा, उधर भी इधर भी, कैपिटल गेन भी नील है उधर भी इधर भी, है ना, उसमें कोई कंप्यूटेशन मोड में फर्क नहीं है। टोटल इनकम आ गई जिसमें से हम 80C का डिडक्शन ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है उसने और उसने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है। मैक्सिमम डिडक्शन आई कैन क्लेम इज 1,50,000। तो टोटल उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पीपीएफ मिला करके पेमेंट किया है 1,75,000 का, बट एज पर द 80C प्रोविजंस आई कैन क्लेम मैक्सिमम अप टू 1,50,000। सो मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 माइनस करके मेरी इनकम आ गई 9,82,960, और इसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, टैक्स। तो यहाँ पर जो स्लैब है वो तो हमारे वही पुराने स्लैब चले आ रहे हैं जो जमानों से चले आ रहे हैं, 2,50,000 माइनस 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक होता, बट यहाँ पर हमारा 982,960 पे आ जाएगा। सो यहाँ पर 5%, यहाँ पर 10% एंड यहाँ 20% एंड यहाँ पर 30%। सो ये आपका आ जाएगा टैक्स एज पर द ओल्ड प्रोविजंस, एंड इसके ऊपर ऑब्वियसली सेस तो आपका है ही 4% का। सो योर टैक्स विल बिकम 113460. This is your tax if you are paying tax under the old regime. Now see the huge difference that is coming. यहाँ पर आपको मात्र 2,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है, एंड इधर इवन आफ्टर डिडक्शंस एंड इवन आफ्टर हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ you are paying 1,13,000 tax. So there is a huge, after they have relaxed the slabs to 4 lakh, they have increased the rebate to 12 lakh, there have been a huge difference between the old and new regime. So अब बहुत ही कम ऐसे cases होंगे जिसमें old regime beneficial होगा, but still you can compare and obviously choose whichever is beneficial for you. So this is the fifth objective for the केस सिनेरियो, ठीक है। सो पहले आप खुद से एक बार ट्राई करके देखें, सारा केस सिनेरियो अच्छे से पढ़ें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बारीक मतलब आपको बेसिक और माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, अगर देते हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो सॉल्व दिस, try this once, and if you have any doubts, any issues, not necessarily in this only, अलग से भी अगर आपको है कि कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, you want me to release a video on that, I'll be more than happy to do that. So prepare well and all the very best for your examinations.